सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला देना है दे, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाबरी मस्जिद की वहां बाबरी मस्जिद बनेगी या राम मंदिर बनेगा, फैसला दो। आप जितनी तत्परता सबरीमाला में दिखाते हैं उतनी तत्परता आपको राम जन्मभूमि में क्यों नहीं दिखाई देती? 70 साल तक आप मुकदमा सुनते हैं और उसके बाद एक आदमी को जिसको आप समझते हैं कि वो महाज्ञानी है, उसको कहते हैं कि ये मीडिएटर है, ये फैसला करेंगे, उसके बाद हमें बता दिए। तो आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं? कोई ऐसा मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट सुबह से लेकर शाम तक सुप्रीम कोर्ट इस पन्ने को पलटेंगे, इस पन्ने को और इस धारा को और उस धारा को, और इतना लगेगा लेकिन कितनी धाराएं बह रही हैं, लेकिन 35 में नजर नहीं आई उनको। लेकिन जब राजस्थान का चुनाव होता है, मैं इसलिए यह आरोप लगा रहा हूं कि आप पार्टी हैं। राजस्थान विधानसभा का चुनाव होता है, सुप्रीम कोर्ट राफेल पे सुनवाई करती है और जब तक चुनाव प्रचार चलता है उनका अपना प्रचार चल रहा होता है। आज ये डॉक्यूमेंट लाइए, कल वो डॉक्यूमेंट लाइए, आज ये ठीक नहीं है, आपने ये नहीं किया। और इत्तेफाक से मैं नहीं जानता ये बात, लेकिन मेरा इस पे पूरा कन्विक्शन है कि विधानसभा का चुनाव उनके मन माफिक आ गया शायद। उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राफेल में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, ये क्लीन चिट हम सरकार को देते हैं। क्योंकि राजस्थान में सरकार बदल गई। आपको ये लगा कि ये तो बहुत मजे की चीज है भाई, हम तो बाहर से भी चुनाव हरवा सकते हैं। लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वो जो गैंग है दिल्ली में, प्रोफेशनल गैंग है, माफिया है इस PIL का, उन्हीं लोगों ने भारत सरकार के चुराए हुए डॉक्यूमेंट जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, उन डॉक्यूमेंट से वही माफिया फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और कहता है कि साहब हमारी रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, कुछ हमने नए डॉक्यूमेंट लाए हैं। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने चोरी के कागजातों को एक्सेप्ट कैसे किया? और पूरे लोकसभा के चुनाव तक आपने देखा होगा, बीच बीच में राफेल के बारे में जो महान कांग्रेसी लीडर नेहरू जी की विरासत, इस देश में आजादी दिलवाने वाले, वो लगातार कुछ बातें कहते रहे राफेल के सिलसिले में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि पूरा देश राजस्थान है। रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट की, नतीजे कुछ और आ गए। अब ये भी नहीं कह पा रहे क्लीन चिट है या गंदी है। अब सब कुछ खामोश हो गया। सवाल ये नहीं है कि इस देश में को पाकिस्तान से खतरा है, बांग्लादेश से खतरा है, चाइना से खतरा है। इस देश को विदेश से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। आपका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। इस देश को आंतरिक चुनौतियां इतनी हैं कि 1000 पाकिस्तान भी मिल जाए तब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इस देश की राजनीति इतनी बौनी है और पॉलिटिकल लीडर इतने बौने हैं इस देश के कि उन चुनौतियों के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे, उन चुनौतियों को देश के सामने नहीं बताएंगे। और नेताओं की बात छोड़ दीजिए, इस समाज में बड़े सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े भाषण देते हैं, टेलीविजन पे भी आते हैं, क्लासों में भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते भाई कि इस देश में 500 जगह पाकिस्तान बन चुके हैं। भारत सरकार का कानून नहीं चलता वहां। आप जान नहीं सकते सरकारी कर्मचारी की ऐसे, लेकिन अगर आप बोल देंगे तो
अभी अभी मुझे दिल्ली आने से पहले पता चला, कुछ विद्वानों ने एक बयान दिया है कि दुनिया में इस्लाम पीस का मैसेज दे रहा है। अब इस पे ना तो मुझसे हंसा जा रहा है, ना रोया जा रहा है। अब ये बात अलग है कि पीस का मतलब क्या हो सकता है स्पेलिंग आगे पीछे हो। लेकिन जो लोग इस्लाम के बारे में जानते भी नहीं हैं, खिलाफत और मुखालफत का जिनको फर्क नहीं पता उर्दू भाषा में, वो कुरान पे भी दावेदारी है, शरिया पे भी दावेदारी है और हदीस पे भी उनकी दावेदारी है। वो लोग कहते हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, और पूरी दुनिया में आप पीस देख रहे हैं, स्वीडन से लेके इंग्लैंड से लेके फ्रांस, जर्मनी, सब जगह पीस बिखरी हुई है। अगर ये पीस है तो मैं चाहता हूं कि भारत का हर हिंदू जो है वही हो जाए। पीस की सही डेफिनेशन लोगों को पता हो जाएगी। लिहाजा हम 5000 साल पुरानी सभ्यता के अपने नैरेटिव से बाहर निकलें, आदर्श की दुनिया में न रहें। जब समाज आदर्श होता है तब नियम कानून भी आदर्श होते हैं। यह समाज आदर्श समाज नहीं है, यह इतना गंभीर समाज है कि इस देश में लोकतंत्र का पर्व चुनाव कराने के लिए 7,500 कंपनियां लगानी पड़ती है। ईद का त्योहार शांति से गुजर जाए उसके लिए शहर में अलर्ट जारी करने पड़ते हैं। दिवाली ठीक से मन जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन आराम से सांस लेता है। इस देश की स्थिति ऐसी क्यों है भाई? क्या ईद पर, रमजान में, दिवाली में, होली में पाकिस्तान कोई हमला करने वाला होता है क्या? किससे डर है? और अगर यह डर है तो इस डर को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा? यह हम टुकड़ों में पीस क्यों खरीद रहे हैं? अगर इस देश में कैंसर फैल गया है तो कैंसर का ऑपरेशन किए बगैर कैंसर ठीक नहीं होगा। आपको खुशफहमी हो सकती है कि हम तो सदियों से साथ थे, और आपके इतिहासकारों ने पढ़ाया कि साहब बिना खड़क बिना ताल मिल गई आजादी। अंग्रेज भोले लोग थे बेचारे, वो भूल गए थे कि आजादी भी देना, इन्होंने याद दिलाया और न दे दी। ये देश बटा पहले है या आजाद पहले बाद में हुआ है? पहले तो ये तय कर। जिस आजादी को आप आजादी कहते हैं वो भारत के किसी सरकारी डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। दिल्ली में जब आप जश्न मना रहे थे तो बंगाल में लोग अपने घरों के बच्चों, औरतों, लड़कियों, मर्दों की लाशें गली गली सड़कों सड़कों ढूंढ रहे थे उसी दिन जब आप झंडा फहरा रहे थे। पंजाब में आप पूछिए कितनी 50,000 से ज्यादा औरतों का रेप हुआ। उनकी आवाज दिल्ली वाले सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि कुछ लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर में जो पावर मिलनी थी उसकी जल्दी में थे। 21 लाख लोग भारत सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से इस विभाजन में मारे गए। यह धर्म के नाम पे देश बटा, लेकिन जिन्होंने मांग की, जो दानिश्वर थे, वो गए नहीं। जो चले गए उनकी बात आप छोड़ दीजिए, और जो यहां थे वो आपके डिबेट्स में अगर आप जाएं तो अयंगर साहब की डिबेट देखें, पटेल साहब बैठे उनकी डिबेट देखें, और उस वक्त के जो मुस्लिम लीडर थे वो क्या कह रहे थे। वो देखिए, आप तो बड़े भाई हैं, आपको कुछ हमारे लिए रायतें देनी चाहिए। मैं कुछ कुछ कोट कर रहा हूं उसमें से। पटेल जी ने कहा कि यह कहना बंद कर दीजिए कि आप छोटे भाई और हम बड़े भाई हैं,
हमने इसकी कीमत दी है। और मुझे पता है कि आपको इस समाज से बचाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। अयंगर साहब ने कहा साउथ इंडिया में आपने क्या विवश रूप किया है वो हमें मालूम है। आपकी तो ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर आप लोगों ने बनाया, आप लोग गए नहीं और अब भारत में कहते हैं कि हमें अधिकार चाहिए। ये उस डिबेट का हिस्सा है।